जी नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मनोज कुमार। आज मैं आपको हिस्ट्री के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन या प्रवेश। और वो कौन कौन सी शक्तियां थी? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। ये चारों शक्तियाँ वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर हैं और किस प्रकार से ये भारत के लिए व्यापार करती थी। चलिए आपको एक वर्ल्ड मैप पर दिखाता हूँ। देखो, ये है वर्ल्ड का मैप और ये आपका यूरोप और अफ्रीका, एशिया, ये अपना भारत। तो यूरोपीय शक्तियाँ पूरे अफ्रीका के आशा अंतरीप का उत्तम आशा अंतरीप का चक्कर लगा करके तब यहाँ व्यापार करने के लिए आती थी, स्वेज नहर के खोदने से पहले। चलो और डीप में जाते हैं। देखो, ये यूरोप का मैप। पहली शक्ति पुर्तगाल, ये रहा, राजधानी इसकी लिस्बन। फिर आपका फ्रांस, इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम, और फिर आपका डच, नीदरलैंड या इसको हॉलैंड कहते हैं। डच यहाँ के निवासी थे, ठीक है। तो सबसे पहले शक्ति आती है पुर्तगाली। पुर्तगाली में सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल में कालीकट तट पर पहुंचा और वहां पर जुमेरियन शासक ने इसका भव्य स्वागत किया। वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, अब्दुल मनिक, जो लैंग्वेज कन्वर्टर था, उसके साथ में कालीकट पहुंचा और जुमेरियन ने इसका भव्य स्वागत किया। इसके स्वागत का विरोध किया था यहाँ के अरब व्यापारियों ने। जो भारत में अरब व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया। वास्को डी गामा जब भारत से काली मिर्च लेकर के गया तो अपने कुल ट्रांसपोर्ट का 60% अधिक मुनाफा हुआ उसे। मतलब अपने जो भी इसका इन्वेस्टमेंट हुआ था उसको निकाल करके 60% अधिक मुनाफा हुआ। इस मुनाफे को देखकर अन्य पुर्तगीज व्यापारी बड़े प्रोत्साहित हुए और उन्होंने भारत की तरफ व्यापार करने के लिए रुख कर लिया। अब पुर्तगीज जो आए थे उनके केवल दो उद्देश्य थे। क्या? पहला उद्देश्य अरब और वेनिस व्यापार के प्रभाव को भारत से समाप्त करना और दूसरा ईसाई धर्म प्रचार प्रसार करना। अब ये अरब और वेनिस, चलो मैप पर दिखाता हूँ फिर से। ये एशिया का मैप है और ये रहा आपका सऊदी अरब। तो एक तो ये अरब और दूसरा है वेनिस। देखिए इटली में वेनिस, एक मिनट, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, ये आपका इटली और इटली में वेनिस अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इटली और वेनिस के व्यापार को ये पूरी तरीके से भारत में समाप्त करने की इच्छा रखने वाले थे। कौन? पुर्तगाली शासक। दूसरा पुर्तगाली शासक आया पेड्रो एल्ब्रेज केब्राल 1500 ईस्वी में। अगर बात करें प्रथम पुर्तगाली वायसराय की, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, 1505 से लेकर के 1509 तक इसका टाइम पीरियड था। ये जो पुर्तगाली थे इन्होंने 1503 में टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को हराकर जो द्वीप था उस पर एकाधिकार कर लिया। चलो फिर मैप पर चलते हैं एक बार। देखो ये टर्की, क्लियर हो रहा है? अब हो जाएगा। ये आपका टर्की, ये आपका गुजरात और ये आपका अफ्रीका में मिस्र। ये वाले एरिया जो है वो मिस्र का है। एक मिनट, ये एरिया मिस्र का है, ठीक है। और यहीं पर आपका दीव भी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये महाराष्ट्र और ये गुजरात में दमन और दीव, क्लियर हो रहा है? तो इस दीव पर एकाधिकार कर लिया किन्होंने? इन पुर्तगीज ने। और हिंद महासागर में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके सामने आए। अगर बात करें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तो ये माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने व्यापारिक मंडी मलक्का हारमुज पर
1511 में पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था। चलो एक बार फिर मैप पे चलते हैं। मैं चाहता हूँ आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देनी, पूरी तरीके से क्लियर रहे कौन सी जगह कहाँ पर है। जब तक आपके माइंड में जगह क्लियर नहीं होगी, प्लेस क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको मेरे हिसाब से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो मलक्का और हारमुज। देखो ये एशिया का मैप, और ये आपका मलक्का वाला क्षेत्र है कुआलालंपुर, यहाँ पर है आपका मलक्का। और ये जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है, ये वाला क्षेत्र है आपका हारमुज। तो इस मलक्का पर और हारमुज पर पूरी तरीके से एक अधिकार कर लिया था, मीन्स इनकी मंडी पर। चलो प्राकृतिक मैप में भी दिखा देता हूँ एक बार। क्लियर हो रहा है? मलक्का, ठीक है, मलक्का। और ये आपका भारत, संयुक्त अरब अमीरात, और ये आपका हारमुज। ठीक है, हारमुज। एक मिनट, अब चलो वापस चलते हैं लेक्चर पे। तो भारत में पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कोना ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया 1530 में, और 1529 से लेकर के 1538 तक इन्होंने बंगाल, मद्रास जो आजकल चेन्नई है, बंगाल द्वीप पर पुर्तगीज बस्तियां बना ली। पुर्तगीज वायसराय की बात करें तो जोवाडी केसर ने मुंबई पर 1556 में अधिकार कर लिया। अब बैकग्राउंड में से जो आवाज़ आई थी तो प्लीज़ उसको थोड़ा एडजस्ट करना, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता सभी के लिए है, तो हम इनको कैसे रोक सकते हैं। अब पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक महमूद शाह की अनुमति लेकर के चटगांव और सतगांव पर व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित कर ली 1534 में। अब चटगांव और सतगांव कहाँ पर है, चलो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। अपने तरीके से पूरा एफर्ट किया गया है कि आपको एक एक चीज़ क्लियर दिखाई दे। ये आपका चटगांव त्रिपुरा के कॉर्नर पर है, बांग्लादेश में पड़ता है यह। और सतगांव असम के अंदर है, मालेगांव के पास में। ये इंडिया का मैप है, चिंसुरा पश्चिम बंगाल में, और चंद्रनगर, बालासोर, मसूलीपट्टम, चेन्नई या मद्रास, पुराना नाम है इसका मद्रास, पुलिकट, करिकाल, माहे, कोचीन, यह आपका अहमदाबाद, वडोदरा या वडोदरा, सूरत, भरूच या बड़ौच, और यह आपका आगरा। ठीक है, तो इन्होंने चटगांव और सतगांव पर अपनी व्यापारिक कोठियां खोल ली। कुछ समय बीता, मुगल बादशाह अकबर से अनुमति लेकर के हुगली और मुगल बादशाह शाहजहां से अनुमति लेकर बंदेलों पर अपने कारखाने बना लिए। हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिपत्य पुर्तगालियों को प्राप्त हो गया था, और इन्होंने कार्ट्ज आर्मेडा काफिला पद्धति लागू कर दी। एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि कार्ट आर्मेडा काफिला क्या है। एक स्थान है, एक ग्रुप है, एक नियम है। ठीक है, तो ये कार्ट्ज आर्मेडा काफिला पद्धति लागू कर दी, जिसमें भारतीय और अरबियों को बिना आज्ञा के अरब सागर में प्रवेश वर्जित था। और मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र में व्यापार करने के लिए इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। कौन? पुर्तगाल। इन पुर्तगालियों ने अरबी और भारतीय जहाज़ों के लिए काली मिर्च और गोला बारूद पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोंकण तट से काली मिर्च ले जाते थे, और मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी और नील ले जाते थे। चलो फिर से मैप देखो, जहाँ पर भी जो ज़रूरत मुझे फील हुई मैंने वहीं पर वो लिख दिया कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको मिले। और हाँ, एक बात और, जहाँ पर भी आपको वीडियो अच्छी लगे वहीं पर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी मिलेगी।
ठीक है, तो बात करते हैं कोंकण तट और मालाबार तट की। देखो, ये महाराष्ट्र वाला जो कॉर्नर तटवर्ती क्षेत्र है इसको हम कोंकण क्षेत्र कहते हैं। फिर ये आपका कन्नड़ क्षेत्र, कर्नाटक और गोवा का कुछ क्षेत्र कन्नड़ क्षेत्र तटवर्ती क्षेत्र, और ये आपका मालाबार क्षेत्र। एक मिनट, मैं प्राकृतिक मैप पे भी कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाई दे। देखो, ये लिखा हुआ है कोंकण और ये आपका मालाबार तट। ठीक है, तो इन्होंने कोंकण से काली मिर्च और मालाबार से अदरक, दालचीनी और इलायची लेने शुरू कर दी। किनका व्यापार शुरू कर दिया? पुर्तगाली से भारत आयात की जाने वाली वस्तुएं, तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण उद्योग गुजरात और कालीकट पे, मोस्टली तटवर्ती क्षेत्र पे ही विकसित होता है ये क्षेत्र, जो कार्य होता है। प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम गोवा में स्थापित हुई 1556 में। एक नंबर का क्वेश्चन बन गया कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसने दी, कहाँ पर स्थापित हुई, कब स्थापित हुई। ठीक है, और गोथिक स्थापत्य कला, ये होती है दीवारों पर चित्र बनाने वाली एक शैली। अब गोवा, दमन और दीव 1961 तक शासन में रहे किसके? पुर्तगालियों के। अब आते हैं इसके बाद में डच या हॉलैंड वाले निवासी, नीदरलैंड वाले निवासी, जो वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। 1602 में प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। हॉलैंड की संसद ने इस संस्था को, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्था को व्यापार करने, आक्रमण करने, विजय करने का अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। 1605 में मसूलीपट्टम, थोड़ा सा डिस्टर्ब लिखा हुआ है, मसूलीपट्टम में प्रथम डच कारखाना स्थापित किया गया। इसके बाद में इन्होंने अलग अलग सेंटर्स पर अपने कारखाने खोले, जैसे पुलिकट, सूरत, विमलीपट्टम, करिकाल, चिंसुरा और कोचीन। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है इनको काल क्रम से लगाइए, तो एक छोटा सा सिस्टम बनाया अपनी तरफ से, बाकी आप अपनी तरफ से याद कर लेना कि पुल, सूरत, विमल, करी, चिंसुरा, कोचीन। एक मंत्र की तरह 2 बार रिमाइंड कर लेंगे तो याद हो जाएगा। इनकी टाइम पीरियड दिया हुआ है कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर और कब स्थापित की गई थी। अब बात आती है डचों द्वारा भारत से व्यापार किन किन चीज़ों का होता था? नील, शोरा, सूती वस्त्र, और बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित हुई थी, जो बाद में स्थानांतरित करके बालासोर में स्थानांतरित कर दी गई। चिंसुरा 1653 तक सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया और वहाँ पर दिख रहा है, वहाँ पर गुस्ताबुल किला स्थापित किया गया। तो देखो, अब ये दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में कोंकण तट, मालाबार तट, कन्नड़ तट। मालाबार तट से ले जाते थे मसाले, कोरोमंडल तट इसको बोलते हैं, और कोरोमंडल से तट से ये ले जाते थे सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, और बंगाल से सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का व्यापार करते थे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है। पुलिकट में स्वर्ण निर्मित पगोड़ा सिक्का चलाया इन्होंने, खुद का बनाया हुआ। और बदेरा के युद्ध में 1559 में डच और अंग्रेजों का युद्ध हुआ, जिसमें डच हार गए और अंग्रेजों की विजय हुई। अब बात आती है अंग्रेजों की। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश कौन था? नहीं क्लियर हो रहा? ठीक है। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश था जॉन मिल्डन हॉल, और यह आया था 1599 में। इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स दल की स्थापना हुई और उसकी एक शाखा थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में आई दिसंबर 1600 में। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 साल व्यापार अधिकार करने का दिया भारत में। इस अधिकार को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने आगे बढ़ाकर के अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया,
और जब कंपनी भारत में आई थी तो उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? भूभाग नहीं, व्यापार। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसका प्राथमिक उद्देश्य या प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो भूभाग नहीं, व्यापार। 1608 में जेम्स फर्स्ट का दूत कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया, और ये कैप्टन हॉकिंस अपने आप में फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। तो मुगल बादशाह जहांगीर बड़ा इम्प्रेस हुआ। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को आगरा में बसने की 400 मनसब और जागीरें प्रदान कर दी। इससे छोटा नहीं होगा भाई। चलो, 18 सितंबर 1615 में सर टॉमस रो, ये कौन था? ये भी जेम्स प्रथम का दूत था। सर टॉमस रो सूरत में आया और 10 जनवरी 1616 से लेकर के 17 फरवरी 1618 तक टॉमस रो मुगल दरबार में जहांगीर के पास में रहा। एक प्रकार का चापलूस किस्म का इंसान था ये, और इन्होंने टॉमस रो ने मुगल दरबार में जहांगीर से अनेक प्रकार की परमिशन लेनी शुरू कर दी, जैसे व्यापार की, तुर्कीकरण की। 1619 तक इन्होंने सूरत को अपना केंद्र बनाया और अहमदाबाद, बड़ौच, बड़ौदा, आगरा अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करनी शुरू कर दी। आधुनिक कोलकाता की नींव रखी थी जॉब चारनाक ने। और 1717 में एक शिष्टमंडल भारत आया, मीन्स ब्रिटिश राजदूत मंडल भारत आया, जिनमें जॉर्ज सुरमन नेतृत्व करता थे। एडवर्ड स्टीफेंसन थे, विलियम हैमिल्टन थे जो अपने आप में सर्जन थे, और ख्वाजा सेहुर्द जो अपने आप में लैंग्वेज ट्रांसलेटर था। ठीक है। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार में आए और तभी फर्रुखशियर बीमार पड़ गया और इसकी बीमारी का इलाज विलियम हैमिल्टन सर्जन ने कर दिया। बदले में जो मुगल बादशाह फर्रुखशियर था वो बड़ा खुश हुआ और उन्होंने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के लिए 3 अलग अलग अनाउंसमेंट कराए, दस्तक पास कराए, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं या माँ अधिकार पत्र भी कहते हैं। क्या था? बंगाल में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि बंगाल में यदि अंग्रेज 3000 रुपये वार्षिक दर तक जमा कर देते हैं तो पूरे बंगाल में उनसे फ्री व्यापार करना, मतलब वो टैक्स पे नहीं करेंगे अगर वो 3000 रुपये जमा कर देते हैं बंगाल की गवर्नमेंट को। ऐसे ही कोलकाता में अंग्रेजों को 30 गांव खरीदने और मुंबई में बने सिक्के सभी मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दे दी। ऐसे ही आपका सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक दर तक अगर जो अंग्रेजों ने जमा कर दिया तो वो पूरे सूरत में कहीं भी व्यापार फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्रांसीसी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस में हो गई थी और कॉलबर्ट ने की थी 1664 ईस्वी में। लुई 14 का मंत्री था ये। ठीक है। भारत में प्रथम कारखाना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत में स्थापित हुआ 1668 में, और किसकी अध्यक्षता में? फ्रांसिस कैरो की अध्यक्षता में। तो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर भी। भारत में दूसरा कारखाना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा कारखाना मसूलीपट्टम और 1669 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में? मरकारा। क्लियर हो रहा है? एक मिनट। पुडुचेरी या पांडिचेरी गांव के रूप में स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टिन। ये फ्रांसिस मार्टिन कब की थी? 1673 में। ये फ्रांसिस मार्टिन अपने आप में पूरी तरीके से अच्छा इंसान था और इसने अपनी अच्छाई की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से भारतीय व्यापारियों और राजाओं का व्यक्तिगत विश्वास, सम्मान और आदर प्राप्त किया था। खैर 1706 में ये एक्सपायर हो जाता है और इसके एक्सपायर हो जाने के बाद में जो फ्रांसीसी व्यापार था वो काफ़ी घाटे में चला गया। चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में
1731 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति होती है और फ्रांसीसी का जो अधिकार है वो मॉरिशस पर हो जाता है 1721 में, माही या मालाबार तट पर हो जाता है 1724 में और करिकाल पर हो जाता है 1739 में। अब क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब कोरोमंडल, जहाँ पर कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? मद्रास, जिसको हम चेन्नई कहते हैं, पांडिचेरी। जो कोरोमंडल तट है सामरिक दृष्टि से दोनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया, अंग्रेज़ों के लिए भी और फ्रांसीसी के लिए भी। तो अब इन दोनों में फाइट होना स्वाभाविक है। चलो एक बार फिर से मैप पर दिखाता हूँ कि कोरोमंडल तट कहाँ पर है। देखो ये है आपका मद्रास और पुदुचेरी। ये आपका मद्रास जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है और ये आपका पुदुचेरी, ठीक है। और ये प्राकृतिक मैप में भी लिखा हुआ है कोरोमंडल तट, ठीक है। तो दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक है। ये युद्ध जाने जाते हैं कर्नाटक की युद्ध के नाम से और ये 3 टर्म्स में हुए थे। कर्नाटक के युद्ध 3 बार में हुए थे। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1646 से लेकर के 1648 तक। तत्कालीन कारण ये बताए गए थे कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया। बदले में फ्रांसीसी डुप्ले ने मद्रास गवर्नर अंग्रेज मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। तो 2 पार्टीशन हो जाएंगे अब, एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ फ्रांसीसी। कर्नाटक का नवाब ऐनवरुद्दीन, उसका सेनापति और 10,000 सैनिक प्लस अंग्रेज कैप्टन रियर एडमिरल बोस्काबेन और फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज, इन दोनों में फाइट होती है सेंट थोमे युद्ध स्थल का नाम है ये, और जीतते हैं फ्रांसीसी। एक यूरोप में फिर ये बात और आती है कि इन दोनों में जो संधि होती है वो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के दोनों में फाइट हो रही थी, फ्रांसीसी और अंग्रेजों में। तो इन दोनों में संधि रहती है आक्सा ला शेपल संधि के नाम से, जो 1748 में हो गई थी। तो वहाँ पर इनकी फाइट समाप्त हो गई, तो इंडिया में भी फाइट समाप्त हो गई। चलो फिर से मैप पे चलते हैं एक बार। ये आपका यूरोप का मैप और इसमें क्या क्या नाम थे? एक तो आपका फ्रांसीसी और एक अंग्रेज। अंग्रेज तो आपके ये इंग्लैंड वाले, अंग्रेज यूनाइटेड किंगडम, और फ्रांसीसी ये, और ये आपका ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर के इन दोनों में फाइट हो रही थी और ये फाइट जो संधि हो जाती है इन दोनों के बीच में आक्स ला शेपल संधि 1748 में। कर्नाटक का दूसरा युद्ध की बात करते हैं अब। कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है 1739 से 1754 तक। उसके तात्कालिक कारण माने जाते हैं कि कर्नाटक में नवाब पद खाली था और इस पद की दावेदारी के लिए कुछ लोकल के व्यक्ति थे, और एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी के साथ में कर्नाटक पद के दावेदार थे चंदा साहब और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। तो अंग्रेज के फेवर में थे ऐनवरुद्दीन जो नवाब पद का दावेदार था, खुद अंग्रेज मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, ये दोनों भाई भाई थे और ये दक्कन की सूबेदारी के दावेदार थे। तो ये जो गवर्नर डुप्ले हैं इन्होंने फेवर लिया मुजफ्फर जंग का। अब आगे चल करके चंदा साहब और ऐनवरुद्दीन में फाइट हो जाती है अंबुर युद्ध क्षेत्र में। ये युद्ध क्षेत्र का नाम है अंबुर, जहाँ पर ऐनवरुद्दीन मार दिया जाता है। मुजफ्फर जंग अपने भाई से परास्त हो जाता है और 1750 में नासिर जंग की मृत्यु रहती है। नासिर जंग की मृत्यु हो जाने के बाद में मुजफ्फर जंग अब दक्कन का सूबेदार बन जाता है। दक्षिण भारत में फ्रांसीसी प्रभाव बहुत अधिक था। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंच गए। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने धारवाड़ पर अधिकार कर लिया और चंदा साहब की हत्या हो गई। फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया।
अब फ्रांस की गवर्नमेंट नाराज़ हो गई डुप्ले से और डुप्ले की नीति की आलोचना करने लगी। डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया और डुप्ले के स्थान पर गोदहे को 1 अगस्त 1754 को गवर्नर बनाकर भारत भेजा। प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो एक विद्वान हुए हैं JR मैरियल, इन्होंने कहा कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास या चेन्नई में ढूंढकर बड़ी भयानक भूल की, जिसे क्लाइव ने बंगाल में खोज लिया था। मीन्स फाइट साउथ में बेकार में हुई, जो मेजर संपत्ति थी वो बंगाल में थी और जो बंगाल में थी, ठीक है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1757 से लेकर के 1763। तत्कालीन कारण क्या माने जाते हैं? तत्कालीन कारण माने जाते हैं क्लाइव और वाटसन द्वारा चंद्रनगर, जो बंगाल में है, चंद्रनगर पर अधिकार करना। तो एक तरफ फ्रांसीसी, एक तरफ फिर से वही अंग्रेज। तो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आयरकूट आते हैं और गवर्नर वाटसन के नेतृत्व में लॉली आते हैं। वांडीवाश युद्ध क्षेत्र होता है जहाँ पर फ्रांसीसी पूरी तरीके से हार जाते हैं। 16 जनवरी 1761 में पांडिचेरी पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया। फ्रांसीसी असफलता के कारण निम्न प्रकार से हैं। जैसे फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरीके से सहयोग नहीं दे रही थी फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी को। इंग्लैंड की नौसेना बहुत परिपक्व थी, अच्छी क्वालिटी की थी, जबकि अन्य जो कॉम्पिटिटर थे उनकी नौसेना अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। डुप्ले बूसी की तुलना में अंग्रेज क्लाइव, लॉरेंस, आयरकूट अधिक सूझबूझ वाले थे, ठीक है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।